हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से इन्वायरमेंटल लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केंद्र सरकार के अधिकारों का हमें वर्णन करना कि केंद्र सरकार के कितने अधिकार हैं। केंद्र सरकार के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल लॉ का। अगर पढ़ भी चुके हैं तो फिर से पढ़ लेते हैं, इसका रिवीजन हो जाए। अलग पीओवी से मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन जो केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या एक व्यापक कानून है। इसे 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल के गैस लीकेज वाला मैटर हुआ था, उसके बाद इसे लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना और उसमें सुधार करना, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करना है। ठीक है, इसको संरक्षित करना पर्यावरण को, इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को संरक्षित भी करे, उसमें सुधार भी करे और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय भी करे ये चीज। ठीक है, आगे चलते तो यह अधिनियम केंद्र सरकार को पर्यावरण के संरक्षण के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम क्या करता है? केंद्र सरकार को पर्यावरण के संरक्षण के लिए व्यापक अधिकार को प्रदान करता है। अधिनियम के तहत देखेंगे तो अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार है। तो अधिनियम की धारा 3, 6, 7, 10 और 23 केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक विस्तृत अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 क्या करता है? नीति निर्माण का अधिकार देता है। किसे? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए राष्ट्रीय नीतियां और योजनाएं बनाने का संपूर्ण अधिकार है। कौन कहता है? इस एक्ट का धारा 3 कहती है, सेक्शन 3 कहती है। इसमें पर्यावरणीय मानकों के निर्धारण और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर गाइडलाइन जारी करना, जो गाइडलाइंस होती है उनको जारी करना, पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण करना और विभिन्न जो पर्यावरणीय मुद्दे होगा उन पर गाइडलाइन जारी करना। कौन है? वो केंद्र सरकार के अंडर ही आता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए देखें, विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखने के उपाय तय करना, ये भी केंद्र सरकार करती है सेक्शन 3 के अंतर्गत। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण करता है। सेक्शन 6 केंद्र सरकार को वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने का अधिकार होता है। औद्योगिक और नगर पालिका अपशिष्टों के लिए सीमा निर्धारित करना और खतरनाक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और निपटान के लिए नियम बनाना, ये कौन करता है? पर्यावरण मानकों का निर्धारण सेक्शन 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार करती है। निषेधाज्ञाएं जो होती हैं वो जारी करना सेक्शन 3 के अंतर्गत 2 आती है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसी भी गतिविधि पर रोक लगा सकती है, कोई भी गतिविधि वो हो रही हो। औद्योगिक क्षेत्रों, संरक्षित क्षेत्रों और इको सेंसिटिव जोनों की घोषणा भी कर सकती है। औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा वो कर सकती है, संरक्षित क्षेत्रों की जो घोषणा कर सकती है, जो इको सेंसिटिव जोन है उनकी वो घोषणा कर सकती है। आगे देखते हैं तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA क्या होता है कि बड़े उद्योगों और परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA की प्रक्रिया तय करना। कि बड़े उद्योगों और परियोजनाओं के लिए जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन होता है, EIA की प्रक्रिया को तय करना, ये केंद्र सरकार करेगी। किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना, ये कौन करेगी? केंद्र सरकार ही करेगी। पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण का अधिकार देखेंगे तो सेक्शन 7 के अंतर्गत नियंत्रण का अधिकार है। केंद्र सरकार को प्रदूषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने और रोकने का अधिकार दिया गया। प्रदूषण फैलाने वाले पर दंड और जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है, सेक्शन 7 के अंतर्गत दिया गया। जांच और निरीक्षण का अधिकार सेक्शन 10 देता है। केंद्र सरकार या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी भी स्थल पर जाकर निरीक्षण और जांच कर सकते हैं। पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नमूने भी वो ले सकते हैं, सेक्शन 10 के अंतर्गत। खतरनाक पदार्थों का विनियमन यानी सेक्शन 3 और सेक्शन 6 के अंतर्गत देखेंगे तो खतरनाक रसायनों और पदार्थों के निर्माण, भंडारण, उपयोग और निपटान के लिए सख्त नियम लागू करना और खतरनाक अपशिष्ट के अंतरराष्ट्रीय आयात और निर्यात पर क्या करना? नियंत्रण करना। कौन करता है? कौन करता है? हमारे जो खतरनाक रसायन और पदार्थों के निर्माण, भंडारण, उपयोग और निपटान के लिए सख्त नियम लागू करना कौन करता है? सेक्शन 3 के अंदर केंद्र सरकार ही करती है। और सेक्शन 3 और 6 के अंदर वो खतरनाक अपशिष्ट के अंतरराष्ट्रीय आयात और निर्यात पर भी नियंत्रण, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर भी नियंत्रण कौन लगाती है? केंद्र सरकार ही लगाती है। आगे चलते हैं तो प्राधिकरणों का गठन कौन करता है? सेक्शन 3 के अंतर्गत लिखा गया है कि केंद्र सरकार पर्यावरणीय संरक्षण के लिए प्राधिकरणों और समितियों का गठन करती है, जैसे एनजीटी ये सब बनाती है। इन प्राधिकरणों को विशेष क्षेत्रों और पर्यावरणीय मुद्दों को देखने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ठीक है, नमा देखते हैं तो सार्वजनिक हित के आदेश जारी करना, सेक्शन 5। केंद्र सरकार पर्यावरणीय संरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था या उद्योग को निर्देश जारी कर सकती है और इन निर्देशों का पालन करना कानूनी रूप से क्या हो जाता है? अनिवार्य होता है। नियम और संशोधन का अधिकार सेक्शन 23 कहता है कि केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत नए नियम और अधिनियमों में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। समय समय पर प्रावधानों का अद्यतन करना भी जरूरी होता है। केंद्र सरकार के अधिकारों का उपयोग और प्रमुख उदाहरण के साथ
इको सेंसिटिव जोन की घोषणा यानी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र जो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र होगा उनको संरक्षित घोषित करना, जैसे कि पश्चिमी घाट हो गया, सुंदरबन हो गया, ये सब क्या इको सेंसिटिव जोन होगा, इनकी घोषणा कर सकती है सरकार। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA की अधिसूचना 2006 जो ये मैटर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र द्वारा बनाए गए नियम, परियोजनाओं के जो पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र द्वारा बनाए गए नियम होगा उनको देखना। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT का गठन करना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का क्या करना, गठन करना। पर्यावरणीय विवादों को तेजी से निपटाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन होता है, तो NGT का गठन कर सकती है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक यानी NAQS देख सकती है कि वायु की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केंद्र द्वारा मानक तय करना। और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 जो बना था, केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के दिशा निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो देख लेते हैं। तो समन्वय और निगरानी रखना, पर्यावरणीय नीतियों और कार्यक्रमों के लिए राज्यों के साथ समन्वय बनाए रखना और राज्यों द्वारा पर्यावरणीय नियमों के पालन की निगरानी करना कि जो तुमने जो नियम दिए हैं पर्यावरणीय उनका पालन निगरानी रख रहे हैं, रखो उस पे कि वो करवा रहे हैं नियम को पालन की नहीं करवा रहे राज्य। जन जागरूकता और शिक्षा, तो पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जन जागरूकता और अभियान चलाना, मतलब पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना और स्कूल और कॉलेज स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूल और जो कॉलेज स्तर पर उसमें एनवायरमेंटल के लोगों को जागरूक करना और क्या करना, उसकी शिक्षा देना, उनको प्रशिक्षित करना लोगों को स्कूल और कॉलेज स्तर पर। वो वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार देखेंगे, इनोवेशन पे, कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन करें। ठीक है, अनुसंधानों को क्या करें, प्रोत्साहित करें, जिससे वो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में हमारी मदद करें। अधिनियम की कितनी परिसीमा है, लिमिटेशन कहाँ तक है अधिनियम की, तो क्रियान्वयन में कमी, केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं वर्किंग प्रोसेस में प्रोसेस ही अच्छे से नहीं हो पाता है। राज्यों के साथ समन्वय में कमी, तालमेल बैठाने में कमी हो जाती है नियम की। अत्यधिक केंद्रीयकरण हो जाता है कि सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास होने से राज्यों की भूमिका सीमित हो जाती है, मतलब सारे अधिकार तो केंद्र ही को देती है, तो राज्य की भूमिका क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। सख्त दंड का अभाव है इसमें, पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का अभाव रहता है। ठीक है, और जन भागीदारी की कमी है, निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों और जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा लिमिटेड सीमित है, मतलब कोई ज्यादा इस पे आवाजें नहीं उठाता है पर्यावरण प्रदूषण पे। CPCB संस्थाएं बाधाएं, CPCB SPCB ऐसी संस्थाएं पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन ही नहीं है। जो एक बोर्ड हो गया, एक सेंट्रल बोर्ड हो गया, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, उनके तो पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, ना मानव ना वित्तीय। आगे चलते हैं, तो इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है आपका निष्कर्ष, आग्नेयों की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार प्रदान करता है जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाना, सख्त दंड और जुर्माने का प्रवर्तन करवाना, ठीक है, और जन भागीदारी और संस्थानिक सशक्तिकरण को क्या करना, बढ़ावा देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस अधिनियम को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ सतत विकास की दिशा एक प्रभावी साधन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार की कितनी सीमाएं हैं, क्या उनके पास ताकतें हैं जिसका वो यूज करके पर्यावरण को संरक्षित करती है। तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे रिलेटेड आपके एनवायरमेंटल लॉ से, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चे हैं फटाफट मैं कंप्लीट कर ही रहा हूँ, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।